हमारा चल रहा था बेटा रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर बहुत छोटा ही बना था हमारा, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, सुनना ध्यान से। इस चैप्टर में क्या करना है, हम लोगों को कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट को रिकंसाइल करना है। जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है वो कॉस्ट शीट बनाता है, जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। तो ऑब्वियसली दोनों लोगों की कुछ कुछ एंट्रीज कम ज्यादा होती है। कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो कॉस्ट अकाउंटेंट लिखता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट नहीं। कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट लिखता है, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं। तो इस वजह से दोनों लोगों का प्रॉफिट अलग अलग आता है। हमको इन दोनों लोगों को रिकंसाइल करना है, इन दोनों अकाउंटेंट्स को प्रॉफिट को रिकंसाइल करना है। दोनों को बताना है कि तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारी क्या गलती है। जैसे सेम 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने अकाउंटेंसी में सीखा होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें दो पार्टीज होती हैं। बिजनेसमैन जो होता है वो कैश बुक बनाता है और बैंक वाले जो होते हैं वो पासबुक बनाते हैं। बिजनेसमैन कैश बुक बनाता है, बैंक वाले पासबुक बनाते हैं, और दोनों लोगों की कोई ना कोई गलती होती है। कुछ एंट्रीज कैश बुक में लिखी हुई होती है, पासबुक में नहीं, और कुछ एंट्रीज पासबुक में लिखी हुई होती है, कैश बुक में नहीं। तो दोनों लोगों का क्लोजिंग बैंक बैलेंस जो है वो अलग अलग आता है। दोनों का क्लोजिंग बैंक बैलेंस अलग अलग आता है। तो हम दोनों लोगों को रिकंसाइल करते हैं कि भाई कैश बुक वाले आपकी ये गलतियां हैं, पासबुक वाले आपकी ये गलतियां हैं। तो दोनों लोग अपनी अपनी गलती सुधारते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट और फाइनेंशियल अकाउंटेंट दोनों लोग अपनी अपनी गलती सुधारेंगे। हम दोनों को अपनी अपनी गलती बताएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। अब ये इस चैप्टर का रूल है, डू व्हाट द अदर हैज डन, डू व्हाट द अदर हैज डन, और always try to start reconciliation statement from profit as per cost account even though it is not compulsory। ट्राई करना कि आपकी जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बने उसमें ऊपर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स आए। कंपल्सरी नहीं है ऐसा, लेकिन स्टार्ट ऐसे करना। अब इस चैप्टर में टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। अब 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है, हमको अलग से बनाना नहीं पड़ता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड, ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड, और ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड। 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है। फिर भी अगर कभी नहीं दिया हो तो आपको बनाना पड़ेगा। ये स्टेप 1 फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। अभी फिलहाल थियरी वाले पेजेस में ये पूरा वीडियो लेक्चर देख लेना अच्छी तरह, और जितने फॉर्मेट्स मैंने ब्लैंक फॉर्मेट्स बनाए हैं ऐसे बना लेना। पहले पूरा लेक्चर सुनो अच्छी तरह। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। फिर सेकंड स्टेप होता है कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर बनती है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। ये पूरा सब्जेक्ट ही कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट शीट नहीं आती हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि बाकी आपका 90% सिलेबस गलत हो जाएगा। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट ही कॉस्ट अकाउंट है। तो ये कॉस्ट शीट ये आपको बनानी ही पड़ेगी हर क्वेश्चन में। तो स्टेप 1 ट्रेडिंग पीएनएल मोस्टली दिया हुआ होगा। स्टेप 2, 3, 4 आपको लिखना ही पड़ेगा। मतलब टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 मोस्टली दिया हुआ ही होगा क्वेश्चन में, बाकी 2, 3, 4 ये 3 स्टेप्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। स्टेप 2 होता है कि कॉस्ट शीट बनाओ। कॉस्ट शीट में 6 हेड्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। पहला होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा होता है प्राइम कॉस्ट, थर्ड नंबर होता है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, फोर्थ नंबर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फिफ्थ नंबर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, सिक्स्थ नंबर होता है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसके बाद होता है प्रॉफिट, इसके बाद होता है सेल्स। तो ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने बहुत बार बताया कि कॉस्ट शीट में
कॉस्ट शीट में हेडिंग नीचे आती है, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट जो है ये हेडिंग है, हेडिंग नीचे आती है और फैक्ट्री कॉस्ट की सारी ट्रांजैक्शंस फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर आती है, फैक्ट्री कॉस्ट के सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, आगे इसके बाद ये स्टेप 3 होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सेम आपको अपना 11th स्टैंडर्ड याद आएगा। 11th स्टैंडर्ड में यहाँ पे होता था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अभी यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बस इतना ही हेडिंग होता है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम। इसमें कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें कुछ भी डेबिट क्रेडिट का कॉलम नहीं होता है, बस अमाउंट इनर कॉलम और अमाउंट आउटर कॉलम। ठीक है, डेबिट क्रेडिट नहीं है ये। अब मैंने आपको बोला था कि ट्राई करना इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पहली लाइन में हमेशा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स लिखो। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स मतलब प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। ये वाला प्रॉफिट मैं ऊपर जाके आपको दिखा दूं, ये वाला प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये हमारा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स है। ये होता है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट अकाउंट्स। मैं यही बोल रहा था कि इस प्रॉफिट को ट्राई करना कि आप ऊपर लिखो। वैसे ये ऊपर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ऊपर लिखना, फर्स्ट लाइन में लिखना कंपलसरी नहीं है, पर आप ऐसे लिखोगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, ये प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। इसके बाद कुछ चीजें ऐड होती है 1 2, वो मैं बताऊंगा क्या ऐड होता है। फिर इन चीजों को ऐड करके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे जितनी भी चीजें ऐड करनी है हमको, उनको ऐड करके इन तीनों का टोटल हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं। यहाँ पे जो भी चीजें ऐड करनी है उनको ऐड कर दो, टोटल को आउटर कॉलम में लिख दो। फिर जो भी चीजें लेस करनी है, जो भी चीजें लेस करनी है उनको लेस कर दो और उनका टोटल भी आउटर कॉलम में लिख दो। ये 1 2 3 जितनी भी चीजें ऐड लेस करनी है वो वही तो मेरे को सिखाना है कि क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। ये सिर्फ फॉर्मेट है। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट मान लो 2 लाख रुपीज है, तो ये चीजें ऐड और लेस करने के बाद प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना आना चाहिए। अब ऑब्वियसली ये दोनों प्रॉफिट अलग अलग होंगे, इसलिए तो हम इनको रिकंसाइल करेंगे और यहाँ पे ऐड और लेस में हम बताएंगे, यहाँ पे ऐड में और लेस में हम दोनों को बताएंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी फाइनेंशियल अकाउंटेंट को भी, दोनों को हम लोग बताएंगे कि दोनों की क्या क्या गलतियां हैं। वो यहाँ पे या तो ऐड में आएंगी या तो लेस में आएंगी और प्रॉफिट अलग अलग होगा। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स की अमाउंट अलग होगी, मान लो 2 लाख रुपीज, सपोज 2 लाख रुपीज, और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट है मान लो 2,50,000 रुपीज, तो दोनों का प्रॉफिट अलग अलग है, 50,000 का डिफरेंस है। तो यही हम दोनों लोगों को समझाएंगे कि 50,000 का डिफरेंस क्यों है। ठीक है, ये अमाउंट सिर्फ इमेजिनरी है, ये अमाउंट सिर्फ इमेजिनरी है, जब एक्चुअल अमाउंट्स आएंगे तब एक्चुअल अमाउंट के साथ सिखाऊंगा। तो ये हो गया हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टेप 3। अब ये स्टेप 3 जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसको बनाने के लिए एक स्टेप 4 करना पड़ता है। स्टेप 4 मतलब वर्किंग नोट, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। और इस स्टेटमेंट में सुनना ध्यान से, ये स्टेटमेंट अगर आ गया ना आपको, स्टेटमेंट नंबर 4 वर्किंग नोट मतलब स्टेप 4, ये स्टेटमेंट आपको बनाने आ गया तो आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत इजीली 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये स्टेटमेंट पे ध्यान देना, इसके रूल्स को अच्छी तरह सीखना। इस स्टेटमेंट में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, दूसरा कॉलम होता है अमाउंट एज पर कॉस्ट अकाउंट, यहाँ पे वी लिखा है, वी मतलब हम। अब एक्चुअली ये जो मैं इसको कॉलम को नाम दे देता हूँ फर्स्ट अमाउंट का कॉलम, ये सेकंड अमाउंट का कॉलम और ये थर्ड अमाउंट का कॉलम। फर्स्ट अमाउंट का कॉलम, सेकंड अमाउंट का कॉलम और थर्ड अमाउंट का कॉलम। अब ये जो फर्स्ट अमाउंट का कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट के कॉलम में हमेशा यहाँ पे वो कॉलम बनाना पहले जिसका नाम ऊपर है। तो मैं ये बता रहा था, यहाँ पे जिसका कॉलम पहले होगा, अमाउंट एज पर कॉस्ट अकाउंट का कॉलम अगर पहले है, तो यहाँ पे हमारे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वही कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ऊपर होना चाहिए। मतलब अगर इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ऊपर है, तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट्स की अमाउंट का कॉलम पहले होना चाहिए। ठीक है, तो ही ये ट्रिक, ये वर्किंग नोट, ये ट्रिक तो ही हमारी काम करेगी। तो यहाँ पे जिसका प्रॉफिट ऊपर हो, अगर यहाँ पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स ऊपर है, तो यहाँ पे इस वर्किंग नोट वाले स्टेटमेंट में अमाउंट एज पर कॉस्ट अकाउंट ऊपर आना चाहिए।
ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अगर इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ऊपर हो, अगर इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स ऊपर हो, यहाँ पे अगर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ऊपर हो तो वर्किंग नोट वाले स्टेटमेंट में यहाँ पे पहले कॉलम में आना चाहिए अमाउंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो मैं ऐसे याद करता हूं, जिसका नाम ऊपर, यहाँ पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जिसका नाम ऊपर, उसका यहाँ पे कॉलम पहले बनना चाहिए, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जिसका नाम ऊपर उसका कॉलम पहले बनना चाहिए। ये हिंदी में इंग्लिश में जैसे अच्छा लगे लिख लेना। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जिसका नाम ऊपर हो उसका यहाँ पे कॉलम पहले बनना चाहिए, ये नोट कर लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं कहीं पे भी, नोट कर लेना। ओके, हम लोगों ने प्रॉफिट लिखा है ऊपर एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो कॉलम भी बनेगा अमाउंट एज पर कॉस्ट अकाउंट का। फिर सेकंड कॉलम बनेगा अमाउंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, फिर डिफरेंस मतलब कॉलम नंबर 1 फर्स्ट अमाउंट माइनस सेकंड अमाउंट, फर्स्ट अमाउंट माइनस सेकंड अमाउंट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ये फर्स्ट अमाउंट माइनस सेकंड अमाउंट कर देंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ये ट्रिक है बेसिकली, ये वर्किंग नोट में कोई मीनिंग क्लियर नहीं होगी आप लोगों की, ट्रिक है। मीनिंग जो मैंने ऊपर एक अप्रोच लिखा था, रूल लिखा था, डू व्हाट द अदर इज डन, उसके लिए मेरे को अमाउंट्स और नंबर्स चाहिए समझाने के लिए। तो जब कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब मैं समझाऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ये वर्किंग नोट एक ट्रिक है जिससे सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीनिंग भी सब बताऊंगा। अब एक्सपेंसेस जो भी सारे कॉस्ट शीट में और ट्रेडिंग पीएनएल में जो भी सारे एक्सपेंसेस दिए हुए वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। एक्सपेंसेस का डायरेक्ट इफेक्ट या सीधा इफेक्ट होता है। मतलब क्या, मतलब मान लो यहाँ पे एक अमाउंट है 20,000, कोई एक्सपेंस है मान लो फैक्ट्री ओवरहेड्स, सपोज करो यहाँ पे एक एक्सपेंस है फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसकी अमाउंट है एज पर कॉस्ट अकाउंट 20,000 है और अमाउंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट मान लो 25,000 है। तो यहाँ पे डिफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस में ये 20,000 माइनस 25,000, अब 20,000 माइनस 25,000 होता है माइनस 5,000, 20,000 माइनस 25,000, तो ऑब्वियसली ये आएगा माइनस 5,000। अब ये माइनस 5,000 डिफरेंस आया, मतलब ये कॉस्ट अकाउंट का 20,000 माइनस फाइनेंशियल अकाउंट का 25,000, तो 20 माइनस 25 तो ये आया माइनस 5,000। तो अगर ये माइनस में आ रहा है तो एक्सपेंसेस का होता है सीधा इफेक्ट। सीधा इफेक्ट मतलब अगर ये माइनस में आ रहा है 5,000 तो हम इसको माइनस ही करेंगे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है हमारा, इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पे लेस पे जाके लिखेंगे 5,000 क्योंकि माइनस में आंसर आया, और यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें कुछ भी आपको मैं मीनिंग नहीं समझा रहा हूँ, पहले मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। तो एक्सपेंसेस में फैक्ट्री ओवरहेड्स आया माइनस 5,000, तो हम लोग इसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में माइनस ही करेंगे 5,000, मतलब लेस पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी, वो सब धीरे धीरे बताऊंगा। इसके बाद अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है, मान लो सेकंड नंबर में एक्सपेंस लिख देता हूँ ऑफिस ओवरहेड्स की अमाउंट एज पर कॉस्ट अकाउंट मान लो 18,000 है और अमाउंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट मान लो सपोज करो 16,000 है। तो 18 माइनस 16, 18,000 माइनस 16,000 तो ये आएगा प्लस में 2,000। 18 माइनस 16 तो आंसर आएगा प्लस में 2,000। अगर ये प्लस में आ रहा है तो हम इसको प्लस ही करेंगे। ऑफिस ओवरहेड्स 2,000 यहाँ पे हम लोग ऐड पे लिखेंगे, ऑफिस ओवरहेड्स 2,000, ऑफिस ओवरहेड्स 2,000 क्योंकि प्लस में आया तो हम इसको प्लस ही करेंगे। इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस का सीधा इफेक्ट। एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस माइनस में आ रहा है तो लेस करो, प्लस में आ रहा है तो ऐड करो। इसी तरीके से कोई इनकम्स हो, अगर कोई इनकम्स हो, खास करके एक इनकम तो आती है हमेशा जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अब क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है मान लो एज पर कॉस्ट अकाउंट है 34,000 और मान लो एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स है 24,000 या 30,000। एज पर कॉस्ट अकाउंट्स क्लोथिंग स्टॉक एज पर कॉस्ट अकाउंट हमेशा बड़ा होता है, वो भी मैं सम्स के साथ बताऊंगा क्यों। एज पर कॉस्ट अकाउंट ये पहला कॉलम आप देख सकते हो,
ये है एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो एज पर कॉस्ट अकाउंट क्लोथिंग स्टॉक 34,000 है और एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 30,000 है। तो 34 माइनस 30, फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम, 34,000 माइनस 30,000, तो आंसर आएगा 4,000। ये 4,000 प्लस में आया, दिमाग लगाओ, 34 माइनस 30, तो हमारा आंसर आया 4,000। ये 4,000 प्लस में आ रहा है। अगर 4,000 ये प्लस में आ रहा है तो इनकम्स का उल्टा इफेक्ट होता है। तो अगर ये 4,000 प्लस में आ रहा है तो हम लोग इसको कर देंगे माइनस। इनकम्स का उल्टा इफेक्ट होता है। 4,000 प्लस में आ रहा है तो हम इसको 4,000 माइनस कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्योंकि 4,000 प्लस में आ रहा था तो मैंने माइनस कर दिया 4,000। डन, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, एक्सपेंसेस का सीधा इफेक्ट, प्लस आ रहा है तो प्लस करो, माइनस आ रहा है तो माइनस करो। इनकम्स का उल्टा इफेक्ट, प्लस आ रहा है तो माइनस, माइनस आ रहा है तो प्लस। एक्सपेंसेस में सीधा इफेक्ट, माइनस वाला माइनस, प्लस वाला प्लस। इनकम्स में उल्टा इफेक्ट, प्लस आ रहा है तो माइनस। तो इस तरीके से हमारा स्टेप 1 2 3 4 कंप्लीट होता है इस चैप्टर में। ये 4 स्टेप्स हर क्वेश्चन में करने होते हैं। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं सारा, और ये सारा लिख लेना थियरी वाले पेजेस में, सुनते रहना अच्छी तरह, ये सारे रूल्स लिखना। ये स्टेप 1 ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, जो मोस्टली क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है। ये स्टेप 2 कॉस्ट शीट, ये आना बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब सब्जेक्ट का नाम ही कॉस्ट अकाउंटेंसी है तो कॉस्ट शीट अच्छी तरह आनी चाहिए। हर चैप्टर का यही बेस है कॉस्ट शीट। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके ये सब लिखना। फिर तीसरा स्टेप होता है हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉर्मेट बनाना अच्छी तरह। जो मैंने अमाउंट्स लिखी है ये 2000 वगैरह, ये अमाउंट्स लिख देना अच्छी तरह। फिर हमारा चौथा स्टेप होता है ये वर्किंग नोट, जो कि एक तरीके की ट्रिक है ये चैप्टर सॉल्व करने की, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सॉल्व करने की। एक्सपेंसेस में सीधा इफेक्ट, इनकम्स में उल्टा इफेक्ट। ये 10-20 बार अपने मन में रिवाइज कर लेना। एक्सपेंसेस में सीधा इफेक्ट, इनकम्स में उल्टा इफेक्ट, बस यहां तक ही लिखना। अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं ट्राई करूंगा मैं सम्स पे चला जाऊं, और अगर कोई भी रूल्स वगैरह होंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को वीडियोस अलग अलग ही मिलेंगे। थियरी वाले वीडियोस आपको थियरी वाले फोल्डर में मिलेंगे, उसके अंदर थियरी रूल्स ट्रिक्स सब आएंगे, और सम्स वाले वीडियोस आपको सम्स वाले फोल्डर में मिलेंगे। ठीक है, लिखते रहना। मैं हर वीडियो लेक्चर में यही बोलता हूँ, प्लीज लिखते रहना। नोटबुक लो, पेन लो, सब लिखो। लिखोगे तो ही समझ में आएगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। लिखते रहो।